अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। आज सुप्रीम कोर्ट से सामने है 9 मई के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाते हुए इसे 4-1 से कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा है कि 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल आम अदालतों में होगा। अदालत उस्मा ने मिलिट्री एक्ट के सेक्शन जो 59(2) है उसकी दोनों जेली शकों को आइन के बरखिलाफ करार दिया है और इसके लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के शेक 59 क्लॉज 4 को भी गैर आइनी करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि मुल्जिमान के जुर्म की नौयत के एतबार से मुकदमात फौजदारी अदालतों में चलाए जाएं। इस फैसले से जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफ किया है। केस की समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से आईनी तरमीम करने और ना करने के हवाले से बात करूंगा। मैं इस नुक्ते पर भी बात करूंगा कि मौजूदा केस में आईनी तरमीम की जरूरत क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों में ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट्स के तमाम तकाजे पूरे करता है। अब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का बाकायदा आगाज हो चुका है। फौजी अदालतों के फैसलों में वजूहात भी लिखी जाएंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं गुज़श्ता समाअत का खुलासा दूंगा। मैं बताऊंगा कि मौजूदा ट्रायल के लिए क्यों तरमीम जरूरी नहीं थी। मैं आर्टिकल 175 पर भी बात करूंगा। लियाकत हुसैन केस का पैराग्राफ भी पढ़ूंगा। 21वीं आईनी तरमीम के फैसले की रोशनी में दलाइल दूंगा। ममनुआ इलाकों और इमारात पर हमला भी मिलिट्री अदालतों में जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में फौजदारी मुकदमे के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल फौजदारी अदालत की तर्ज पर होगा। फैसले में वजूहात दी जाएंगी, शहादतें रिकॉर्ड होंगी। आइन के आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे होंगे। हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपीलें भी की जा सकेंगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि माजी की फौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ वो कौन थे। क्या 2015 के मुल्जिमान आम शहरी थे, गैर मुल्की या दहशतगर्द? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुल्जिमान में गैर मुल्की और गैर मुल्की दोनों ही शामिल थे। साल 2015 में जिनका ट्रायल हुआ उनमें दहशतगर्दों के सहूलतकार भी शामिल थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दों का ट्रायल करने के लिए आईनी तरमीम जरूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुसल्लह अफवाज से मुल्जिमान का बराह रास्त ताल्लुक हो तो किसी तरमीम की जरूरत नहीं। मुल्जिमान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 21D के तहत ट्रायल किया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि आपने अपने दलाइल को आइन के आर्टिकल 8 क्लॉज 3 से कैसे जोड़ा है। आइन के मुताबिक तो कानून में मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक जरूरी है। आपकी तशरीह को मान लिया जाए तो आप हर एक को इसमें ले आएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि कानून वाज़ेह है, फिर मुल्जिमान का ताल्लुक कैसे जोड़ेंगे। आइन बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देता है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल किया कि अदालत और कोर्ट मार्शल में क्या फ़र्क है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट के तहत कायम फौजी अदालत है। कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के तहत नहीं लेकिन हाई कोर्ट के मातहत है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम में कानूनी अमल का तहफ़्फ़ुज़ किया गया था। आर्मी एक्ट की सूरत होता है जब जुर्म फौज से मुतल्लिका हो। अदालत ने फौज की तहवील में मौजूद मुल्जिमान की दरखास्तें वापस कर दी है। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि फौजी तहवील में अफराद की दरखास्तों के साथ बयान हल्फी नहीं है। फौजी तहवील में 9 मुल्जिमान की दरखास्तें वापस ले ली गई हैं, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और 3 बजे के बाद मुख्तसर फैसला सामने आया। मिलिट्री कोर्ट केस में सिविलियन के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल कर दिए हैं। ये एक तरह से PTI के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, एक ब्रीदिंग स्पेस है, ठंडी हवा का झोंका है। ये तकरीबन वैसा ही रिलीफ है जैसा शेख रशीद 40 दिन का चिल्ला काटने के बाद साने 9 मई में मुलव्वस मुल्जिमान को चाहते थे। शेख रशीद ने इंटरव्यू दिया और बाद में एक ट्वीट के जरिए बताया था कि अब मेरी जिंदगी का मिशन उन तमाम लोगों को जो रूपोश हैं या जिनसे 9 मई की गलती हुई है, उनको बेगुनाह या जेलों में हैं, उनको माफी दिलवाना है। शेख रशीद साने 9 मई के मुल्जिमान को आम माफी दिलाने के मिशन पर है, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मामले में उनका ये मिशन पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और निगरां हुकूमत दोनों साने 9 मई के मुल्जिमान के साथ किसी भी किस्म की रियायत बरतने को तैयार नहीं है। गुज़श्ता रोज निजी टीवी के प्रोग्राम में साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जहां यह बताया कि नवाज शरीफ का बयानिया सबको साथ लेकर चलने का है, जिसमें PTI भी शामिल है, वहीं उनका यह भी कहना था कि 9 मई में मुलव्वस लोगों से कोई बात नहीं होगी। दूसरी जानिब आज निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2 टोक बातें की है और बताया कि कोई कहे पार्लियामान को आग लगाऊंगा, वजीर आजम हाउस पर धावा बोलूंगा, जमहूरियत का चैंपियन भी बनूंगा। कानून की नजर में यह पुरअमन एहतजाज नहीं, उसे कानून का सामना करना होगा। कोई ये समझे कि निगरां हुकूमत उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके लोगों को आग लगाने का लाइसेंस दे दे, तो ये नहीं हो सकता। कोई कहे कि मैं पार्लियामेंट को आग भी लगाऊंगा और जमहूरियत का चैंपियन भी बनूंगा,
मैं वजीर आजम हाउस में असॉल्ट करूंगा, राइट्स करूंगा, लेकिन साथ में जमहूरियत का चैंपियन भी बनूंगा। ऐसे इन्वायरमेंट में सोशल ऑर्डर कायम नहीं रहता। पीसफुल प्रोटेस्ट से जो जोड़ रहा है जोड़ता रहे, कानून नहीं जोड़ता इसको। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया 9 मई के हवाले से चाहे कुछ रिलीफ मुहैया किया हो, लेकिन साइफर मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को सजा मिलना तकरीबन यकीनी हो गया है, क्योंकि आज खुसूसी अदालत ने उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। ये फर्द जुर्म आज उन्हें दौरान समाअत पढ़कर सुनाई गई है और लगाए गए चार्जेस से मुतालिक बताया गया है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सैत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने केस के गवाहान के बयानात 27 अक्टूबर तक तलब कर लिए हैं और साइफर केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। चार्जशीट के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ रवां साल 15 अगस्त को साइफर केस का मुकदमा दर्ज हुआ। मुल्जिमान खुफिया दस्तावेजात की मालूमात से मुतालिक राब्तों में मुलव्विस पाए गए। 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन से मौसूल साइफर गैर मुतल्लिका अफराद को सौंप दिया गया। साइफर टेलीग्राम के हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुल्जिमान ने साइफर को कौमी सलामती के बरक्स जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। 28 मार्च 2022 को बनी गाला में खुफिया इजलास में साइफर मंदरजात का गलत इस्तेमाल किया गया और साबिक वजीर आजम ने साइफर के मिनट्स अपने अंदाज से तैयार करने की हिदायत की। साबिक वजीर आजम ने बददियानती और बदनीयती से जानबूझकर साइफर तहवील में रखा और चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि साइफर जैसी अहम तरीन सरकारी दस्तावेज को गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखा गया। मुल्जिमान ने रियासत की जो सिक्योरिटी सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उस पर समझौता किया है। मुल्जिमान के साइफर टेलीग्राम पर बददियानती से रियासत को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका में साबिक सफीर डॉक्टर असद मजीद ने डोनाल्ड लू को पाकिस्तान हाउस में ज़ौराना दिया। मुलाकात में हुई गुफ्तगू के मिनट साइफर के जरिए सेक्रेटरी खारजा को भिजवाए गए। 7 मार्च 2022 को मौसूल साइफर को वजारत खारजा के SSP सेक्शन की हिफाजती तहवील में दिया गया। साइफर इंतहाई अहम और खुफिया दस्तावेज है जिसे किसी भी सूरत शेयर नहीं किया जा सकता। खैर, साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा को मुजरिम करार देकर बाकायदा ट्रायल शुरू किया जा चुका है। यानी चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन PTI दोनों पर चार्जशीट रखकर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ट्रायल शुरू किया जा चुका है और दूसरी तरफ सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को कलअदम करार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दे दिया गया। यानी एक तरफ तो कारकुनान को कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है, दूसरी तरफ क़यादत कि वो जल्दी छूटती हुई है, जल्दी उनकी जान खलासी होती हुई नजर नहीं आ रही। इस वक्त साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुमताज़ माहिर कानून अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अशतर औसाफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को कलअदम करार दिया गया है। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सबसे पहले, दिस डिसीजन इज ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू अपील। लेट्स सी कि गवर्नमेंट इसमें अपील करती है, नहीं करती, कैसे इसको आगे लेके चलते हैं। और व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि उन्होंने आर्मी एक्ट की एक शिक को कलअदम करार दे दिया और उसके जो ज़ेली मामला थे उनको भी कलअदम करार दिया और कहा कि ये आइन से मुतसाद है। ये पहली दफा तो मिलिट्री ट्रायल्स नहीं हुए और सिविलियंस को पहली दफा ट्राई तो नहीं किया जा रहा। पहला केस इस पर शायद FPLE के नाम से मशहूर है और उसके बाद रावलपिंडी बार एसोसिएशन ने भी चैलेंज किया और वहां पे भी इसको बगौर देखा गया। अब ये ट्रायल्स की जरूरत क्यों पड़ती है, ये एक क्वेश्चन है जिसको हमें एड्रेस करना जरूरी है। क्या जो सिविलियन सेटअप है उसके अंदर इस तरह के ट्रायल्स चलने चाहिए, नहीं चलने चाहिए, क्या चल सकते हैं और क्या डिस्टिंक्शन है मिलिट्री कोर्ट्स की इस सारे सिलसिले में? इस पर बहुत बहस हुई और एक ये बहस आलमी अदालत तक गई और वहां पर भी मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो क्रिटिसिज्म आया वो 4 किस्म का क्रिटिसिज्म था। एक कि जो जजेस हैं उसके वो ट्रेन्ड जजेस नहीं होते जी। और इसका जवाब ये था कि इसमें जजेस की ट्रेनिंग तो अपनी जगह पे है। बात ये है कि जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं और जो जज हैं वो ये हल्फ उठाते हैं कि वो हकायक को सामने रखते हुए फैसला करेंगे। क्रिमिनल ट्रायल्स जो वो हकायक पे चलते हैं और उसके लिए इस तरीके से हकायक को प्रेजेंट किया जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है। वहां पे भी आलमी अदालत ने भी कहा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री जस्टिस सिस्टम है उसमें हमें अनफेयर कोई चीज नजर नहीं आती, वो भी कोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। और अगर वहां पे ट्रायल हुआ एक आदमी का जो कि फौजी नहीं था पाकिस्तान में, जिसके मुतालिक ये था कि वो जासूसी कर रहा था, उसका ट्रायल भी जो है उसमें सिर्फ अगर उसको एक अपील का हक दे दिया जाए और पाकिस्तान ही की अदालतों की नज़ीर उन्होंने
सामने रखी और कहा कि बिल्कुल हक मौजूद है, आर्टिकल 199 तहफ़्फ़ुज़ देता है किसी भी शख्स को जिसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में। तो ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये है कि जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो वर्चुअली कोलैप्स कर गया हुआ है। वो इसलिए कोलैप्स कर गया है कि हमारे प्रोसिक्यूटर्स जो है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, इसलिए कोलैप्स कर गया है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती, और वो इसलिए भी कर गया हुआ है कि उसमें डिलेज बहुत है। और आर्मी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कंटोनमेंट के मुतल्लिका जो चीजें हैं, कंटोनमेंट से जो सारे सिलसिले हैं, और वहां पे अगर कोई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया जाए या इसको मुलव्वस हो फौजी भी उनके साथ, तो ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में। अच्छा अशरफ साहब, कता कलामी के लिए माजरत, जैसे आपने कहा कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, पहले भी होते रहे हैं, लेकिन आप ही ने कहा कि बहुत सारे सवालात उठते रहे हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, फेयर ट्रायल के ऊपर, और फिर उसके बाद अपीलें जो दीगर कोर्ट्स के अंदर होती है उस पर भी इदरीस खटक केस है या हसन अस्करी केस है इन रीसेंट टाइम्स। तो ये जो पर्टिकुलर मैटर है खासतौर पे 9 मई वाला, जब इसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी, फौजदारी अदालतों में चलेगा, तो एविडेंसेस तो मौजूद हैं, वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं, तो आपको नहीं लगता कि वीडियो एविडेंसेस बहुत सपोर्ट करेंगे प्रोसिक्यूशन को भी, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर इस तरह से फौजदारी अदालतों के अंदर हो तो भी मामला को सेटल किया जा सकता है? इन तहव्वुज़ात को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सवालात किए और उस पर 3-4 चीजें बताई गई कोर्ट को। एक, ये रीजन दिए जाएंगे, ये नहीं होगा कि आप 2 सत्र में गिल्टी और नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट दे देंगे। दूसरा कि वो ट्रायल जो होंगे वो शफाफ इसलिए भी होंगे क्योंकि लोग उसके अंदर जाके उसको विटनेस कर सकेंगे। तीसरा कि अपनी मर्जी का वकील करने की इजाजत होगी और अपील की भी इजाजत होगी। और ये तक सोचा गया था कि फिर आर्टिकल 199 के तहत ये हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। दोनों चीजों को देखा जा सकेगा, प्रोसीजर को भी और किस तरीके से एविडेंस को पेश किया गया उसको भी। तो ये सब तहफ़्फ़ुज़ात। एक पहलू के ऊपर मैं जरूर निशानदेही करना चाहूंगा, वो ये कि अगर यही बातें अगर कर दी जाए तो इसका मतलब है कि फौजी भाई जो है हमारे, चाहे वो आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों या नेवी के हों, उनको फेयर ट्रायल नहीं मिलता, उनका हक नहीं फेयर ट्रायल का। फिर तो ये आप अदालतें बिल्कुल ही बंद कर दें, आप आर्मी एक्ट को ही खत्म करें। ये उसी चीज के मुतरादिफ है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है सारे सिलसिले का, क्या सिर्फ यूनिफॉर्म में ही फौज में लोग काम करते हैं? क्या यूनिफॉर्म ही में लोग हैं जो एयरफोर्स में और नेवी में काम करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और उनकी तादाद छोटी नहीं, बहुत बड़ी तादाद, जो कि फौजी तनसीबात पे भी काम करते हैं, फौज के अंदर काम करते हैं, एयरफोर्स में काम करते हैं, नेवी में। क्या उनको फिर आप ट्राई नहीं कर सकेंगे मिलिट्री कोर्ट में? आर्टिकल 8 कहाँ जाएगा? आर्टिकल 8 तो साफ तौर पे इन चीजों में मुताबिक निशानदेही करता है, और वहां कोई फौज की बात नहीं है, वो उन लोगों की बात है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो फौज में हो, जिनके ये मामला जो है इनको अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंडोर्स कर देती इस मामले को तो फिर मुस्तकबिल के लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता और फिर सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करना बड़ा आसान हो जाता? नहीं, आसान तो कभी भी नहीं रहा, पहले भी आसान नहीं था। और इस फैसले अभी हमने कोई भी एक ट्रायल देखा जिसमें ये शकूक व शुबहात जो है ये हकायक में ट्रांसलेट हुए हों? पनपने देना चाहिए इन सारी चीजों को। और ये फौज कोई बाहर से आई हुई फौज नहीं है, ये हमारे ही भाई हैं, हमारी बहनें हैं वहां काम करती, और हमारे ही साथ पढ़े हुए लोग हैं जो कि हमारे जमात से, हमारी स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से वो फौज में गए, एयरफोर्स में गए। तो क्या वो अलग मखलूक है कोई? नहीं, ये हमने ये जो अपने तई तकसीम कर दी, हमें मिल के काम करना है। और किसके लिए काम करना है? पाकिस्तान के लिए करना है। तो क्या ये पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर ये हमला नहीं था? क्या आज तक कभी किसी दुश्मन को ये जरूरत हुई है कि वो पेनिट्रेट करके यहाँ तक? लेकिन अशरफ साहब, अब जबकि फौजदारी अदालतों में यह मामला चलेगा एज पर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्रिमिनल कोर्ट्स है यहाँ पर ये मामला उस तरह से टेकअप नहीं किया जा सकता जैसे ये मिलिट्री कोर्ट के अंदर होता? देखिए, किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 3 चीजें मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। एक, स्पीड, बहुत तेजी से काम करना चाहिए। नंबर 2,
जब आपको ट्रायल जो है स्पीड में लाना है तो फिर इंश्योर करना होगा कि गवाह भी आए और जो जिसका ट्रायल हो रहा है वो भी अदालत के सामने आए। अब देखा कि कई केसेस में इंडाइटमेंट भी नहीं होती, यानी जो फर्द जुर्म है वो कई कई बरस लग जाते हैं फर्द जुर्म आयद होने में। तो या तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह देता कि जब ये सिविलियन कोर्ट्स में जाएंगे तो ये 14 दिन के अंदर 21 दिन में 30 दिन में इन केसेस का फैसला करेंगे, क्योंकि हमारी मुल्क की सालमियत की बात है। और क्या इस तरीके से जब आप करेंगे तो क्या लोगों को ये हौसला नहीं हो जाएगा कि वो जब दिल चाहे वो आपकी सेंसिटिव तनसीबात के ऊपर हमला कर दें, उनको नजर आतिश कर दें, उनको जला दें, उनको तोड़ दें। इसका ये पहलू भी तो देखने वाला है। तो याद रखिए, जी 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 प्लीज याद रखिए, ये कभी भी नहीं होता कि कोई कत्ल की सजा मौत है ना, तो जब से आपने मौत की सजा कत्ल के लिए तजवीज की तो क्या कत्ल होने कम हुए हैं? नहीं, बिकॉज ये सवेयर जो पनिशमेंट है ना, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है? जिस तेजी के साथ और जिस सर्टेनिटी के साथ, यानी जिस तेजी के साथ फैसला आए और जब पता हो आपको कि इसके अंदर सजा लाजिम हो जाएगी, तो वो जुर्म की बेहकनी के लिए भी है, उसको रोकने के लिए। ठीक, तो आप क्या देख रहे हैं, वफाकी हुकूमत अपील में जाएगी या उनको अपील करनी चाहिए इस फैसले के खिलाफ? मेरा ख्याल है एक अपील का जो हक है उसको इस्तेमाल जरूर होना चाहिए, ताकि ये सारे के सारे मामलात निसर के सामने आ जाएं। ये अभी हतमी फैसला नहीं है, ये काबिल अपील है। और जाहिर है जब अपील होगी तो सुप्रीम कोर्ट का ये 5 रुकनी बेंच था, इससे बड़ा बेंच बनेगा, यानी वो 7 रुकनी या 9 रुकनी बेंच होगा जो फिर अपील सुनेगा। जी ऐसा ही है, क्योंकि फिर उनको मद्देनजर ये भी रखना है कि FB अली केस को भी देखना है, उनको देखना है रावलपिंडी का केस भी, जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन ने दायर किया। ये दोनों केसेस जो हैं ये लैंडमार्क डिसीजंस हैं, और आर्मी अदालत जो है उसने भी इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दी हुई है। इन सब चीजों को मरूज़ खातिर रखना होगा। आपको एक और बात जो मुझे खटकती है, और वो खटकती क्या है मुझे बात की, ये कहा जाता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में मुख्तसर फैसला होता है, उसमें रीजंस नहीं होते। तो आज का जो फैसला है उसमें रीजंस तो नहीं थे ना, वो तो लिखा हुआ है कि हम रीजंस बाद में देंगे। तो जब आप जिस चीज के ऊपर मोतरज हैं, आप खुद वो क्या कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये उस चीज पे एतराज कर सकती है कि मातहत अदालतें ये नहीं कर सकती और हम कर सकते हैं? तो शायद ये तजाद है जिसको मेरे ख्याल है रिकंसाइल करना बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, नवाज शरीफ तो वापस आ गए हैं, लेकिन इंतखाबात कब होंगे, अभी तक इंतखाबात के मामले पर धुंधशाई हुई है। बिलावल से आज बोले हैं, ये सब बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आखिरकार 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस आ गए। उन्होंने पाकिस्तान वापसी पर मीनार पाकिस्तान के साए तले एक बड़े जलसे से खिताब किया। अरस्तू के मुताबिक एक बेहतरीन तकरीर जज्बात, दलील और साख के खतूत पर उस्तवार होती है, और नवाज शरीफ की तकरीर भी इन तीनों खतूत पर मुहित थी, इन्हीं पर उस्तवार हुई थी। उनका लहजा मोहतात था, कौमी वक़ार, हुकूमतों के कब्ल वक्त खात्मे, महंगाई, तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाने और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का जिक्र भी उन्होंने अपनी इस तकरीर में किया, और कारकुनान को यह बावर कराया कि वह दोबारा से मुल्क को तरक्की की शराह पर डालकर उन नाकामियों से दूर ले जाएंगे। उन्होंने खुलकर किसी पर तनकीद तो नहीं की, लेकिन इशारों किनारों में यह ज़रूर बताया कि चेयरमैन PTI वो नहीं है जो दिखाई देते हैं, और मैं उनसे मुख्तलिफ हूँ। चेयरमैन PTI जाली मजहबी, जबकि नवाज शरीफ असली मजहबी हैं। नवाज शरीफ सकाफत, कौमियत और लोगों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। उनके एजेंडे में तरक्की और कौमी वक़ार भी शामिल है। नवाज शरीफ की तकरीर और उनके मुदब्बिराना सलाहियतों ने मुल्क की आवाम पर भी गहरी छाप छोड़ी है, जिसका अंदाज़ा गैलप पाकिस्तान के सर्वे से लगाया जा सकता है। अब सर्वे के तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए फ़ोन के ज़रिए से ये सर्वे किया गया, और गैलप पाकिस्तान की जानिब से चारों सूबों के तकरीबन 100 अजला में तकरीबन 1000 मर्दों ख़वातीन के साइंसी तौर पर मुंतखब नमूनों के साथ कराए गए इस स्नैप पोल से ज़ाहिर होता है
कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से मुस्लिम लीग नून की सियासी किस्मत में बेहतरी आई है। गैलप पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर अगले रोज ही सर्वे किया, जिसमें पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने राय दी है कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने से मुस्लिम लीग नून मजबूत हो और उन्हें अगले इंतखाबात जीतने में मदद मिलेगी और नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए भी बेहतर साबित होगी। 50% पाकिस्तानियों ने कहा है कि अब मुस्तकबिल बेहतर होगा। 70% पाकिस्तानियों ने राय दी है कि नवाज शरीफ को मुल्क को आगे ले जाने के लिए चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए। 30% पाकिस्तानियों ने राय दी है कि नवाज शरीफ मुल्क को माशी बहरान से निकाल सकते हैं, जबकि 22% ने इमरान खान को मुंतखब किया है। इमरान खान और पीटीआई को सियासी मुहिम में मुश्किलात का सामना करने के पस मंजर में नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से मुस्लिम लीग नून की सियासी किस्मत में बेहतरी आई है। सर्वे 22 अक्टूबर 2023 को कराया गया है और नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद और मीनार पाकिस्तान पर उनकी तकरीर के अगले ही दिन के ये तमाम तर नताइज हैं जिस दिन लोगों ने अपनी राय सामने रखी है। अब सवाल तो बहुत सारे हैं। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए, लेकिन क्या मुल्क में इंतखाब हमवार होती हुई दिखाई दे रही है? क्या इंतखाबी मौसम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको लेकर खासी शकवा कुन है कि किसी एक शख्स को सिलेक्ट करने के लिए इंतखाबात को इल्तवा में डाला जा रहा है। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को ये दिखाई दे रहा है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बिलावल साहब जो चंद रोज पहले तक देख रहे थे कि इंतखाबात इल्तवा में डाले जा सकते, इलेक्शंस हो रहे हैं। बिलावल साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी आज 90 रोज में इलेक्शंस के हवाले से केस की समाअत हुई और ये केस भी इंतहाई अहम नौयत का है। 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस की समाअत अब अगली तारीख दे दी गई है। ये मामला तो चलेगा। इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ। वालेकुम शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले यही सादा सा सवाल है कि पीपल्स पार्टी को इंतखाबात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये सवाल तो लोग हमसे भी पूछ रहे हैं कि क्या हमें इलेक्शन नज़र आ रहे हैं कि नहीं नज़र आ रहे, और इसका जवाब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मांग रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त वाहिद पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस की तारीख का मुतालबा कर रही है ईसीपी से। बाकी जमातें तो मुझे लगता है कि इस तमाम मामले से और इलेक्शन की डिमांड से दस्तबरदार हो चुकी हैं। आज चेयरमैन साहब ने कहा, बिलावल साहब ने कहा कि इलेक्शंस हो रहे हैं। वही बिलावल साहब जो 2-3 रोज पहले तक ये कह रहे थे कि किसी एक शख्स को सिलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है, आज बिलावल साहब का ये कहना है कि इलेक्शंस हो रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी हुई है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं? देखिए, ये तो एक तल्ख हकीकत है कि एक शख्स की खातिर इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है और अब उस शख्स की आमद भी हो गई है। हमारा फिर मुतालबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है कि वो इलेक्शंस की तारीख दें। सिर्फ महीना दे देना या महीने का आखिरी हफ्ता दे देना, ये अभी तक इस कौम में बड़ी बेचैनी है। लोगों की एक ही सवाल है कि किसी तरीके से इलेक्शन की तारीख मिले। इलेक्शन कब होंगे? आप भी मुझसे पूछ रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं, और इसका हल वाहिद यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दे। नहीं, मेरा सवाल यही है ना कि आज बिलावल साहब ने जब ये कहा कि इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी को कोई यकीन दहानी मिली है कहीं से, इलेक्शन कमीशन से हो या कहीं और से हो, कि इलेक्शंस हो रहे हैं? देखिए, हमें उम्मीद है कि इलेक्शंस हों। पहले तो हमारा मुतालबा ये था कि 90 दिन के इलेक्शंस हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुतालबा पूरा ना हो पाया। लेकिन अब हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी जुस्तजू ये है, हमारी जद्दोजहद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख दे। जब तक तारीख सामने नहीं आती, हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखिए, जिस एक शख्स के साथ आप इलेक्शंस को मशरूत कर रहे हैं, वो शख्स भी आ गया। उसने मीनार पाकिस्तान में एक तारीखी जलसे से खिताब भी कर लिया और ये कहा कि सबको मिल बैठना होगा, मिलकर मामलात को बल्कि अपनी रफ्तार को डबल करना होगा। तो क्या पीपल्स पार्टी बैठने के लिए तैयार होगी? नून लीग के साथ बैठ जाए? आपके माजी करीब के हलीफ रहे हैं। देखिए, ये जो बयानिया है कि सबके साथ मिल बैठकर काम करना होगा, ये बयानिया पीपल्स पार्टी का बयानिया है। मियाँ साहब तो कुछ रोज़ कबल ये कह रहे थे कि उन 5 अशख़ास से मैं बदला लूँगा, और बहुत सारी ऐसी बातें की गई जो उन्होंने अपनी मीनार पाकिस्तान की तकरीर में नहीं कहीं। वो भी एक अच्छी बात है कि मिल बैठ के काम करें, क्योंकि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं और जो सियासी पस मंज़र है, उसमें किसी एक जमात के लिए काम करना अकेले ये मुमकिन नहीं है। इस वक्त अगर हमने माशी बहरान से निकलना है और अगर हमने सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है पाकिस्तान में, तो हम सबको मिल बैठ के काम करना पड़ेगा, हम दूसरे का हाथ बटाना पड़ेगा। अगर हम आपस की चिपकलिश में लगे रहे और आपस की रस्साकशी में लगे रहे, तो पाकिस्तान का नुकसान होगा।
बिल्कुल दुरुस्त बात है, यही बात नून लीग भी कर रही है। तो फिर क्या वजह है कि बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर या मीडिया टॉक्स के अंदर एक दूसरे पर तनकीद हो रही है? बराह रास्त बैठ जाए, मामलात को हल कर ले। राना सनाउल्लाह साहब तो ये कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उनका ये स्टेटमेंट। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। हम किसी ऐसे जमात, किसी ऐसे अशखास के साथ नहीं बैठेंगे जो मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहता है, जिन्होंने पहले मुल्क को नुकसान पहुँचाया, जो चाहता है कि इस मुल्क के अंदर मैं की सियासत हो, अना की सियासत हो और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, और पहुँचाया गया अनफॉर्चुनेटली। इलेक्शन अनाउंस होंगे, इलेक्शन से पहले कौन सी जमात के साथ बैठ के क्या बात होती है, ये तमाम मामलात और ये चीज़ें उस वक्त होंगी जब इलेक्शन की तारीख आएगी। फिर हमारी सीसी बैठेगी और फिर वो फैसला करेगी, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है। ये मैं या कोई और शख्स बैठ के आपको अभी कबल वक्त नहीं बता सकता। देखिए, आज एक रिलीफ तो मिला है तहरीक इंसाफ को कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आपको लगता है कि इट्स अ ब्रीदर फॉर पीटीआई, एंड हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? कि आज का जो जजमेंट है वो वी रिस्पेक्ट दैट जजमेंट, और जो कोर्ट का डिसीजन है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे 16 माह की हुकूमत चली और उसमें एक काइंड ऑफ कौमी हुकूमत ही कह सकते हैं उसको, माइनस तहरीक इंसाफ उसमें नहीं थी। आपको आने वाला जो सियासी मंजरनामा है वो भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जिसमें कोई कौमी हुकूमत होगी, सभी की शमूलियत होगी और उसको नून लीग लीड कर रही होगी अल्टीमेटली। देखिए, बात यह है कि अभी तो इलेक्शन की तारीख नहीं आई। इलेक्शंस में क्या रिजल्ट आते हैं, कौन सी जमात जो है वो वोट लेती है, कौन सी नहीं लेती, कौन हुकूमत बनाता है, कौन अपोजिशन में जाता है, ये तो उस वक्त देखा जाएगा कि उस वक्त क्या मुहर्रकात हैं, क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं, कौन किसके साथ इत्तेहाद करता है, कोलिशन बनाता है। आई होप और हमारी दुआ ये है कि इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर हो। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, शहीद अरशद शरीफ को हमसे बिछड़े 1 बरस बीत गया है, अब तक कातिल कानून की गिरफ्त से बाहर है। इस मामले ब्रेक के बाद हमारे साथ। आज हमारे साथी सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद की पहली बरसी है। अरशद शरीफ एक चमकता हुआ सितारा था, वतन से मोहब्बत, बेमिसाल हुनर और बहादुरी उनकी पहचान थी। लेकिन आज 1 बरस बाद भी ना तो उनके कातिलों का कोई सुराग मिला, ना सुप्रीम कोर्ट उसे इंसाफ दिलाने में कामयाब हुई और ना ही हुकूमत उनके केस को उस तरह से हैंडल कर पाई जिस तरह किया जाना चाहिए था। कीनिया जैसे मुल्क की हुकूमत के अदम ताउन को बुनियाद बनाकर हमारी अदलिया हुकूमत और इदारे अपनी तफ्तीशी, तहकीकाती और अदालती जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार करते दिखाई दे रहा है। और ये मामला सिर्फ अरशद शरीफ शहीद की हद तक नहीं है। हम अपने पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक तकरीबन हर हाई प्रोफाइल केस में नाकाम हुए हैं। आज तक किसी भी हाई प्रोफाइल केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा पाए और ना ही उनमें दिलचस्पी ली गई है, और यही अब अरशद शरीफ शहीद के साथ हो रहा है। दूसरी जानिब कनाडा की मिसाल हमारे सामने है, जिसने एक सिख शहरी के बहीमाना मौत का न सिर्फ सुराग लगाया बल्कि उसे इंसाफ दिलाने की मुबैना 5वीं बड़ी मईशत से भी टक्कर ली और अपने 52 के करीब सुफरा को इंडिया से वापस बुलवा लिया। इतना सख्त प्रेशर डाला कि इंडियन वज़रा ये मानने पर मजबूर हो गए कि सिख रहनुमा के कत्ल के मामले में इंडिया इंतहाई मुश्किल से और मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कानून, इंसाफ और उसूल की ये सरबलंदी देखकर यकीनन अरशद शरीफ के लवाहिकीन भी हमारे निज़ाम इंसाफ को कोस रहे होंगे। इस निज़ाम से ना तो हम तरक्की कर सकते हैं और ना ही कभी दुनिया में अपनी इज्जत करा सकते हैं। चुभते हुए सवालात ज़रूर हैं जो अरबाब इख्तियार से किए जा रहे हैं। आज भी निगरां वज़ीर आज़म से कुछ सवालात इस मामले पर हुए, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस को हमने परसू किया, रेज किया कि अपने जो लीगल कंक्लूजन है उसकी तरफ जाना चाहिए, और अगर कोई कल्प्रिट साहब की अथॉरिटी उसमें इन्वॉल्व है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन आउटकम आपके पास है तो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमारी तरफ जाहिर है ये बड़ा डीप कंसर्न मौजूद है उस इवेंट का और उस इंसिडेंट का क्या हुआ। तो उन्होंने हमें रीअश्योर किया कि काफ़ी हद तक हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, जो रिमेनिंग है वो भी कंक्लूड होंगी, और हम 2 विजिट्स का उन्होंने हवाला दिया कि आपकी अथॉरिटीज़ हमारे यहाँ कर चुके हैं। और सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। 1 बरस बीतने के बाद भी क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, और देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब मिल पाएगा या नहीं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।